Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6 and this is our new book and this book name is Exploring Society India and Beyond. And now we are studying theme A, India and the World, Land and the People. We have already done first chapter of this theme. Now we are studying second chapter, Oceans and Continents. Oceans means होता है महासागर, continent means होता है महाद्वीप. अब ये कोटेशंस है जो जूलियस वर्ने ने लिखी है, इसके बारे में हम रीड कर लेते हैं. ओशंस के बारे में क्या कोटेशन लिखी है. द ओशन इज़ एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब. उन्होंने बताया कि जो ओशन है वही सब कुछ है और ये जो है हमारी जो अर्थ है, हमारा जो ग्लोब है जिस पे जो अर्थ जो दिखाई देती है उस पर 10/7 जो पार्ट है वो जो है वो ओशन ने ही कवर किया है, पानी से ही कवर्ड है. इट्स ब्रीथ इज़ प्योर एंड हेल्दी, या इसकी जो हवा है वो शुद्ध है और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है. इट इज़ एन इमेंस डेजर्ट वेयर मैन इज़ नेवर लोनली, और ये एक बहुत बड़ा विशाल रेगिस्तान है जहाँ पे इंसान अपने आप में कभी भी अकेला महसूस नहीं करता है. फॉर ही फील्स लाइफ स्टिरिंग ऑल अराउंड, वो अकेला इसलिए महसूस नहीं करता है क्योंकि उसके आसपास जो है बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं. उसकी वजह से जो है वहाँ पे हलचल चलती रहती है. तो इस वजह से जो है जो इंसान है वो अपने आप को यहाँ पे अकेला महसूस नहीं करता है. द ओशन इज़ द वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ नेचर, ओशन जो है ये प्रकृति का एक विशाल भंडार है. द ग्लोब बिगिन विद द ओशन सो एज टू स्पीक एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट. जो हमारी जो धरती है उसकी शुरुआत जो है वो पानी से ही हुई है. पानी जो हमारी धरती है उस पर पानी ही दिखाई देता है. एज टू स्पीक, जैसा कि हम बोलते हैं कि कौन जानता है कि इसका एंड इससे होगा या नहीं होगा. एंड दिस इज़ रिटन बाय जूलियस वर्ने 1870. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, द बिग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हाट आर ओशंस, ओशंस क्या होते हैं, एंड कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं. ओशंस को हिंदी में बोलते हैं महासागर और कॉन्टिनेंट को हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप. तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनके क्या नाम हैं, ओशंस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब मीन्स कि जो हमारी जो अर्थ है उस पर कितना पार्ट जो है वो ओशन का है और कितना पार्ट जो है वो कॉन्टिनेंट का है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वेज टू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ. किस तरीके से जो ओशन है, जो महासागर है और जो महाद्वीप हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थ के ऊपर, ह्यूमन की लाइफ के ऊपर, और जितने भी स्पेशीज़ हैं, वेदर वो प्लांट स्पेशीज़ हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो उन सब की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो अभी हम एक व्यू देख लेते हैं इसमें. द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस, फोटोग्राफी बाय द ल्यूनर रिकॉनाइंस ऑर्बिटर. दिस व्यू इज centered on the Pacific Ocean with Africa to the left, India and part of Asia at the top, Australia to the right and Antarctica at the bottom. तो ये जो व्यू है ये अर्थ का व्यू है जो कि स्पेस से लिया गया है और इसकी जो फोटोग्राफी जो है वो लूनर रिकॉनाइंस ने ऑर्बिटर ने की है. और उन्होंने इसमें पूरा इस पिक्चर में ये चीज़ दिखाई है अर्थ की कि जो अर्थ की जो ये पिक्चर है इसमें आपको सेंटर पे जो व्यू जो दिखाई दे रहा है वो पैसिफिक ओशन का है, ठीक है. और जब आप लेफ़्ट में देखेंगे तो आपको अफ्रीका का व्यू दिखाई देगा. ऐसे ही इंडिया जो है वो एशिया वाले पार्ट में आपको टॉप पे सबसे ऊपर दिखाई देगा. और राइट वाला जो पार्ट जो है उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया जो है ये कॉन्टिनेंट दिखाई देगा एंड एंटार्क्टिका एट द बॉटम, और एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है वो आपको बॉटम में दिखाई देगा, ठीक है. लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली. अब हम क्या करेंगे, जो ग्लोब है उसको हम धीरे से हिलाएंगे. और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून,
और ये अभी जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, जो पिक्चर जो है हमने अर्थ की वो मून से देखी थी कि अर्थ जो है वो मून से कैसी दिखाई देती है। तो जो पिक्चर अभी हमने देखी उसी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पिक्चर हमने अर्थ की जो पिक्चर जो हमने मून से देखी थी उस पिक्चर में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे ब्लू, ऑब्वियसली आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कलर जो हमें उस पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है वो है ब्लू कलर। ओके, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इससे आपको क्या समझ में आता है। ब्लू कलर से हम समझेंगे कि वो हाँ जो ब्लू जो एरिया जो कलर जो शो हो रहा है, जो एरिया शो हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, वो पानी है। यू मस्ट हैव गेस द आंसर, फिर आप अनुमान भी लगाएंगे, अपने आप सोचेंगे इट इज़ वाटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो क्या है, पानी है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ एक्चुअली कवर्ड विथ वाटर। इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी अर्थ सरफेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पानी है, वो पानी से ढकी हुई है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, जो हमारी जो अर्थ है उस पर 3/4 जो पार्ट जो है, ठीक है, 4 पार्ट अगर हम अर्थ के ले लें उसमें से 3 पार्ट्स जो है हमारी जो अर्थ की जो सरफेस है उस पर क्या है, पानी है। ठीक है, और ऐसे ही और जो बचा हुआ जो एक पार्ट है वो हमारा क्या है, वो लैंड है। दैट इज़ वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। तो जब हम अर्थ को अंतरिक्ष अर्थ की जो पिक्चर है जो जब वो हमने अंतरिक्ष से जब ली तो वो हमें ब्लू दिखाई दे रही थी। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल द अर्थ द ब्लू प्लैनेट। जो पुराने समय के जो एस्ट्रोनॉट्स थे, ठीक है, उन्होंने प्यार से इसको ब्लू प्लैनेट बताया है। उन्होंने अर्थ को क्या बोला है, उन्होंने अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला है। द लार्जेस्ट वाटर बॉडी वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। जो सबसे बड़ी जो वाटर बॉडीज़ जो है जो हम ग्लोब पे देखते हैं, अपनी अर्थ पे देखते हैं, वो क्या है, वो ओशंस है। ओशंस मीन्स महासागर। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ फिगर 2.1 यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर ब्राउन। लेकिन आपने जो पिक्चर जो अर्थ की देखी थी फिगर 2.1 हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें फिगर 2.1 में आपको एक ब्लू कलर आपने देखा जो सबसे ज़्यादा आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा था। ठीक है, जो अर्थ की ये जो पिक्चर है इसमें इसी में आपको एक कलर और दिखाई देगा, वो ब्राउन कलर होगा। ओके, वो जो ब्राउन कलर है, ओके, इस कलर को हम ये जो ब्राउन कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस पिक्चर के अंदर। जो अर्थ की जो पिक्चर जो मून से ली गई है उसमें ब्राउन कलर क्या शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है, दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड। इट मीन्स वो वाला पार्ट जो है ब्राउन कलर जो शो हो रहा है, इट मीन्स वो लैंड का पार्ट है। इट मीन्स वो पृथ्वी है, इट मीन्स वो ज़मीन है। विच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। तो ये जो लैंड वाला जो पार्ट है वो कितना है, 3/4। तो हमने पढ़ा था कि 3/4 जो अर्थ जो है उस पर पानी है, लेकिन जो 1/4 वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो लैंड है। द ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। जो बहुत बड़ा जो एरिया जो फैला हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा जो एरिया जो फैला हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लैंड मास बोलते हैं। एंड अ लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। और उसके बड़े बड़े आप देखेंगे जो लैंड मास है, जो हमारा लैंड वाला जो एरिया है, जब उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, लंबे लंबे उसके फैले हुए हैं वो, उसके जो टुकड़े हो जाते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है, महाद्वीप। इसको हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं। बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटर रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। लेकिन जो ओशन और कॉन्टिनेंट्स है उसी के वजह से जो है हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो हमारा जो क्लाइमेट है उस पर बहुत बड़ा रोल होता है ओशन और कॉन्टिनेंट्स का। वो ओशन और कॉन्टिनेंट्स जो है वो मैनेज करके रखते हैं हमारे क्लाइमेट को, कि कहाँ की जो वायु है वो गर्म होगी, कि कहीं आप देखें किसी एरिया की जो वायु है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, किसी एरिया की आप वायु देखेंगे बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो वो इसी वजह से है। तो उसमें
ओशन और कॉन्टिनेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट को मेंटेन करने में। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो हमारा जो ग्लोब है उस पे 3/4 एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है और 1/4 पार्ट जो है एरिया जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा लैंड मास है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक के अंदर समझा। दे इफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट ऑफ द अर्थ को मेंटेन करने में। तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जो जो जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी जो रह रहे हैं अर्थ के ऊपर, उन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। We see their impact throughout our history and culture and in our daily lives। और इसका प्रभाव जो है वो हमारी इतिहास पे भी पड़ा है, हमारी संस्कृति पे भी पड़ा है और डे टू डे लाइफ जो है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डोंट मिस आउट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं। द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वरुणा। तो आप देखेंगे एक लोगो की, ये लोगो शो किया गया है आपको इस पिक्चर में, आप देखेंगे तो ये पिक्चर जो है ये शो की गई है, ये एम्बलम है इंडियन नेवी का, इसका मोटो है शम नो वर्णम। तो इसका ये एक मंत्र टाइप का है, ठीक है, ये मोटो है इसका। तो ये इस पर लिखा हुआ है, प्रोनाउंस शम नो वर्णा, इसको कैसे बोला जाता है तो वो उन्होंने लिखे इसमें आपको दिखाया है। विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस, इसका मतलब क्या है कि मंगलमय होना। ओ वरुणा, दिस इज एन इनवोकेशन टू वरुणा। तो यहाँ पे जो वरुण जो है वो क्या है, वो जल हैं, वायु हैं और आकाश के ये क्या है, देवता माने जाते हैं। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, इनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये वैदिक डाइटी माना जाता है, जो हमारे वैदिक एज में थे तो इनको एक भगवान जैसा ही माना जाता है, जो कि किसके देवता हैं, ये पानी के देवता हैं, वायु के देवता हैं और ये महासागर के देवता हैं, ये आकाश के देवता हैं। दिस इज इनवोकेशन टू वरुणा, ए वैदिक डाइटी एसोसिएटेड विद द ओशंस, द स्काई एंड वाटर इन जनरल। तो हम यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं वरुणा, जो हमारे डाइटी हैं, वैदिक डाइटी हैं, जो कि हमारे महासागर के देवता माने जाते हैं, आकाश के और पानी के, ये सारे क्या हैं, ये सब जो हैं वो हमारे वरुण भगवान जैसा हम इनको मानते हैं। तो उनको हम क्या कर रहे हैं, ये प्रेयर ऑफर कर रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि अर्थ पे पानी और ज़मीन कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। As it happens, oceans and continents are not distributed equally between the northern and southern hemisphere। हम देखते हैं कि जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स जो हैं, जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर जो आपको इसमें दिखाए गए हैं, जो दो पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं, एक आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की है, दूसरी पिक्चर जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर की है, ओके। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला जो पार्ट है, ठीक है, फिगर 2.2 आप देखेंगे, मैप ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल लेफ्ट एंड अबव द साउथ पोल राइट। तो जो नॉर्थ पोल है उसी को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोल रहे हैं और जो साउथ पोल है उसको हम सदर्न हेमिस्फेयर बोल रहे हैं। जो नॉर्थ हेमिस्फेयर वाला पार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, इसको मैं अभी बता देती हूँ वो क्या कौन सा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला पार्ट। ये वाला जो है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की पिक्चर है और ये वाली जो है हमारी वो सदर्न हेमिस्फेयर की पिक्चर है। तो इसमें ये बताया है कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इक्वली हैं क्या नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। आप देखेंगे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें ओशन और कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है, इट मीन्स जो ये वाला जो पार्ट है ब्लू कलर, दिस इज़ वाटर, ये सारा क्या है, पानी है, ठीक है। दोनों ही आप हेमिस्फेयर में देखेंगे, ये ब्लू कलर क्या है, ये पानी को शो कर रहा है, ओके। और जो ये जो ब्राउन कलर का जो पार्ट है ये लैंड मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स जो ब्लू कलर वो ओशन है
और जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं इसमें ये कॉन्टिनेंट्स है। तो इसमें बोला है कि दोनों ही हेमिस्फेयर में ये इक्वली हैं। नो, दे आर नॉट इक्वल इन बोथ हेमिस्फेयर। ओके, तो आपको ये बताना है कि दोनों ही क्या इक्वल हैं इसमें? नहीं, इक्वल नहीं है। तो हम देखेंगे जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला जो पार्ट है उसमें आपको देखेंगे कि जो लैंड मास वाला जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जो ओशन वाला एरिया, इट मीन्स जो पानी वाला एरिया है वो कम है इसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ओके, ऐसा ही जब हम इसमें देखते हैं दूसरे वाले उसमें जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है जिसको अब साउथ पोल लिखा है जो कि राइट साइड है, इस वाले पिक्चर में आप देखेंगे, इस वाले पिक्चर में जो है वो लैंड एरिया जो है, इट मीन्स जो कॉन्टिनेंट्स जो है, कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है वो कम है और ओशन वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा है। ओके, लेट अस एग्जामाइन द टू मैप्स इन फिगर 2.2। तो इसमें आप देखेंगे दो मैप शो किए हैं। मैप मीन्स वही जो मैंने आपको अभी पिक्चर बताई, जो अर्थ की जो ये पिक्चर जो आपको गिवन है इसी को मैप बोला गया है। हेयर टू द ब्लू एरियाज कंसिस्ट ऑफ ओशंस अलॉन्ग विद दिस स्मॉलर एक्सटेंशंस। तो इसमें बताया है कि जो ब्लू वाला जो एरिया जो शो हो रहा है वो ओशन वाला पार्ट है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो भी हैं, और उनके विच हैव वेरियस नेम्स, उनके कई नाम हैं। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं। सी भी हो सकती है, बे भी हो सकती है और गल्फ भी हो सकती है। तो सी क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सी जो है वो छोटी वाटर बॉडीज़ होती है, ओके। और बे और गल्फ क्या होता है? बे वो वाला पार्ट होता है जो तीनों तरफ से जो होता है वो कवर्ड होता है। ऐसा लैंड एरिया जो तीनों तरफ से कवर्ड है उसको बे और गल्फ बोलते हैं। लेकिन एक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। गल्फ में, गल्फ की आपकी एक बाउंड्री होती है, वो भी उसका भी जो लैंड एरिया जो होता है वो तीनों तरफ से क्या होता है वो कवर्ड होता है। लेकिन गल्फ की जो है वो बाउंड्री होती है, और वो बाउंड्री जो होती है उसकी नैरो ओपनिंग होती है, मीन्स वो चौड़ी होती है। तो ये डिफरेंस है बे और गल्फ में। तो ये सारे जो स्मॉलर जो वाटर बॉडीज़ हैं ये आपको ओशंस वाले ब्लू वाला जो एरिया है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। लेट्स एक्सप्लोर। तो कुछ हम अभी ये क्वेश्चंस जो गिवन हैं इनको इनके आंसर्स कर लेते हैं। ओके, व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड? इसमें ये बताया है कि आपको बताना है कि सर्कुलर लाइंस क्या होती हैं। ओके, सर्कुलर लाइंस मीन्स क्या होता है? आप देखेंगे ये जो गोल गोल जो है ना, ये वाली लाइंस, ये जो गोल गोल है, इसमें ये पूछा है ये क्या है? ये जो सर्कुलर लाइंस है इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ओके, ये क्या है? लैटिट्यूड्स। एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड? और दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि जो लाइंस फैल रही हैं, ठीक है, दोनों पोल्स की तरफ आप देखेंगे, ये वाली लाइंस इस पोल पे जा रही है, ये वाली लाइन इस पोल पे जा रही है। तो ये जो लाइंस जो है पोल्स की तरफ जो फैल रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिंट, यू स्टडीड दैम इन प्रीवियस चैप्टर बट हेयर दे आर प्रेजेंटेड डिफरेंटली। आपने इसके बारे में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ा था, लेकिन ये जो लाइंस हैं इसको अलग तरीके से यहाँ पे शो किया गया है। तो जो फर्स्ट वाली जो आपने जो फर्स्ट वाली जो फिगर है जो हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की फिगर है, दिस वन, ये क्या है? लैटिट्यूड्स। इसको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ओके, ये लैटिट्यूड्स हैं, और ये वाले जो हैं ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर। जो सर्कुलर लाइंस जो मैप में दी गई हैं वो तो हैं लैटिट्यूड्स, और जो लाइंस पोल्स की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ पोल्स की तरफ जा रही हैं, और उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और आप एक चीज़ देख लीजिए, ये वाली जो लाइन जो है, ये जो बीच में जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, जो इक्वेटर से जो पोल्स की तरफ जो लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, और जो सर्कुलर में है वो है लैटिट्यूड्स। विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर? सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन से हेमिस्फेयर में आपको बताना है सबसे ज़्यादा पानी है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी जो है वो आपको सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा। नॉर्थ हेमिस्फेयर में लैंड वाला एरिया जो है वो ज़्यादा है।
Question number 3. What do you think could be the approximate proportion of water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere? Discuss in group. इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको वाटर टू लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें बोला है कि जो मैप आपको शो किया गया है तो आपको प्रोपोर्शन बताना है कि इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले जो मैप है इसमें वाटर का कितना पार्ट है और लैंड का कितना पार्ट है। तो ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। ये कितना पार्ट है आप देखेंगे कि ये जो है एक पूरा, ठीक है, सर्कल है, ओके, ये पूरा ग्लोब मान लो, ठीक है, एक मैप है। तो इसमें बोला है कि लैंड वाला पार्ट कितना है। आप देखेंगे इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये भी लैंड है, ओके, यहाँ पे भी लैंड है और यहाँ पे भी लैंड है, ओके। और आप ये वाला भी देखेंगे, इस वाले एरिया में भी लैंड है। तो आप देखेंगे इस वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको लैंड वाला एरिया जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर कम है लेकिन लैंड वाला एरिया जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम इसका रेशियो बना सकते हैं कि बता सकते हैं द रेशियो ऑफ लैंड इज़ टू वाटर कितना है, यहाँ पे 2:3 मान लेते हैं, ओके, 2:3 है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से हम सदर्न हेमिस्फीयर वाली पिक्चर जो है वो देखेंगे, और जब वो हम सदर्न हेमिस्फीयर वाली पिक्चर देखेंगे तो आप देखना इस वाले पिक्चर में जो लैंड वाला जो एरिया है ये है और ये वाला है, ये वाला, लेकिन जो लैंड वाला एरिया है वो कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला जो मैप है। यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, वाटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ज़्यादा एरिया जो है वो हमें यहाँ पे वाटर वाला दिख रहा है। तो इस वाले पार्ट में हम देखेंगे, अगर हम रेशियो लेते हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो लैंड वाला जो पार्ट है वो हम मान के चलेंगे यहाँ पे 4:2, हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लैंड वाला पार्ट है वो हमारा कितना है 1 2 3 4। तो हम इसमें कितने पार्ट्स कर, मान लो ये इसका रेशियो हम बना लेते हैं 1:3 का रेशियो है। इट मीन्स जो लैंड वाला पार्ट जो है वो बहुत कम है लेकिन जो पानी वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ओके। तो 1:3 का रेशियो हम मान के चलते हैं। इसको हम ग्रुप में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। आर ऑल द ओशंस कनेक्टेड विथ वन अनदर और आर देयर सेपरेशंस बिटवीन देम? क्या सारे ही ओशंस जो हैं वो आप मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं? तो इसका आंसर यही है कि जो सारे जो ओशंस हैं, ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, सारे ही ओशंस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, वो सेपरेट नहीं हैं, ओके। अब ये हम देख लेते हैं इन पिक्चर्स को। आप देखेंगे ये ओशन लाइफ जो है, ये सारी जो पिक्चर्स हैं वो ओशन लाइफ से रिलेटेड हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो पिक्चर जो शो की गई है वो आप देखेंगे, फर्स्ट पिक्चर में कोरल रीफ को शो किया गया है, ये कोरल रीफ है, ठीक है। सेकंड आप देखेंगे ए स्टार फिश ऑन अ सी एनीमोन, ये स्टार फिश है, ओके। ये जो है ये शार्क है, ठीक है। और इसमें ही आपको आप नीचे वाले पार्ट में आप देखेंगे डॉल्फिन्स की पिक्चर है, और ये है स्पर्म वेल मदर एंड बेबी, ओके। नीचे आप आ जाइए एल्गाई जिसको हम काई बोलते हैं, उसके बाद एम्परर पेंगुइन्स हैं, उनकी पिक्चर शो की गई है। ये सारी ओशंस में इनकी लाइफ मतलब ये सारे आप देखेंगे ये सारी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ओके। नेक्स्ट है आपका शैलो कोरल रीफ विथ कलरफुल ट्रॉपिकल फिश। तो ये जो है ये कोरल रीफ है, ट्रॉपिकल फिश है इसमें, ओके। और नीचे आप देखेंगे बोनाई सी टर्टल। तो ये सारी पिक्चर्स आपको शो की गई हैं कि जो प्लांट के स्पीशीज़ है और कौन कौन सी ओशन के स्पीशीज़ हैं जो ओशन में सर्वाइव करती हैं, ओके। द ओशंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट। ओशंस में आप देखेंगे सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी है इस प्लानट के अंदर, बट द सी वाटर इज़ सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन। लेकिन जो इसमें जो ओशन के अंदर जो पानी जो है वो कैसा है, वो खारा पानी है और वो पीने योग्य पानी नहीं है बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स। जो भी वहाँ पे
लैंड एनिमल्स, जो भी एनिमल्स वहाँ पे ज़मीन पर रहते हैं, तो उनके लिए ये पीने योग्य पानी नहीं है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और ह्यूमंस के लिए भी जो पानी जो मौजूद है ओशन के अंदर, जो सी वाटर है, वो पीने योग्य नहीं है, क्योंकि वो पानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, खारा पानी है। On the other hand, fresh water makes up a very small proportion of the planet's water resources. आप देखेंगे जो फ्रेश वाटर जो है वो हमारे लैंड पे, हमारी जो अर्थ जो प्लानट है उस पर बहुत कम है। इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स, इन द एटमोसफेयर एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड। द लास्ट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो जो फ्रेश वाटर जो है, जो अर्थ, जो हमारा जो प्लानट है, वो कहाँ कहाँ आपको, कहाँ फ्रेश वाटर कहाँ से मिलेगा? आपको ग्लेशियर्स में मिलेगा, आपको रिवर्स में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा, और एटमॉस्फेयर में भी मिलेगा, वो भी वेपर की फॉर्म में। ओके। और अंडरग्राउंड मीन्स जो पानी जो हम हैंड पंप के थ्रू निकालते हैं ना, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो ये जो सारा जो पानी जो है ये फ्रेश वाटर है। ठीक है। थिंक अबाउट इट, if there is such abundance of water on the planet, why is there is so much talk of water scarcity or a water crisis? इसमें बोला है कि अगर हमारी जो अर्थ जो प्लानट है उस पर अगर इतना ज़्यादा पानी है, तो क्यों हमारे यहाँ पे पानी की शॉर्टेज की क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, पानी की स्कैसिटी क्यों हो जाती है, पानी की कमी क्यों हो जाती है? ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉज द फॉलोइंग रीज़न। कुछ रीजंस है इसके पीछे। अराउंड 97.4% ऑफ द टोटल वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस एंड सीज। क्योंकि हमारे यहाँ 97.4 जो % जो पानी जो है वो ओशंस में है, ठीक है, महासागर में है, एंड सीज मीन्स समुद्र। दिस वाटर कैन नॉट बी used because of the presence of high concentration of salt। इस ऐसा पानी जो है, इनका जो पानी जो है, ओशंस का जो पानी है, जो समुद्र का पानी, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंटेंट है। सॉल्ट जो है वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। What ways of saving water are you aware of? कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप पानी को सेव करके रख सकते हैं? Which ones have you seen practice at home, at your school and in your village, town or city? इसमें बोला है कि किस तरीके से आप अपने घर में पानी को आपने स्टोर किया हो कभी, या स्कूल में किस तरीके से आपने पानी को स्टोर किया है, या आपने अपने गांव में या अपने शहर में किस तरीके से आप स्टोर करके रखते हैं पानी को। ओके। तो आप बता सकते हैं कि हम लोग जो है वो अपना पानी जो है वो घर में छत के ऊपर कोई टैंक वगैरह रखे स्टोर करते हैं रेन वाटर को। इस तरीके से जो है हम अपने पानी को स्टोर करते हैं। जब रेन होती है तो एक टैंक वगैरह हम अपने छत पे हमने ऐसा बना रखा है, तो उससे जो पानी जो है बारिश का वो उसी में आ जाता है। तो इस तरीके से जो हम पानी को, और फिर उस पानी का जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं पौधों में डालने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए। तो बहुत से कामों में हम इस तरीके से पानी का यूज़ कर सकते हैं। ओके। Oceans. On the world map in figure 2.3 on page 32, we can observe 5 oceans: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Southern और Antarctic Ocean। अभी हम ओशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओशंस मीन्स क्या होता है? महासागर। जैसे कि फिगर आप देखेंगे, फिगर 2.3 में आप देखेंगे पेज नंबर 32 पे फिगर 2.3 आपको शो की गई है। ओके, ठीक है। इसमें आपको फिगर 2.3 जो है वो शो की गई है। तो फिगर 2.3 में आपको देखने को मिलेगा कि जो फिगर 2.3 है उसमें आप देखेंगे कि 5 टाइप्स के ओशंस होते हैं। ओके, पैसिफिक ओशन होता है, अटलांटिक ओशन होता है, और इंडियन ओशन होता है, और आर्कटिक ओशन है, और सदर्न मीन्स क्या होता है? एंटार्क्टिक। सदर्न ओशन भी उसको बोलते हैं, एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ पिक्चर में कि कौन कौन से ओशन हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे पैसिफिक ओशन। ये क्या है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन आप देखेंगे, 2 पैसिफिक ओशन नहीं है। ओके, जब हम ग्लोब पे क्या होगा, जब उसको एक ही एरिया में फैला हुआ है तो थोड़ा सा पार्ट जो है वो इस तरफ है, आप देखेंगे थोड़ा सा पार्ट लेफ़्ट साइड है
और थोड़ा सा साइड जो ग्लोब को जब टर्न करते हैं तो ये वाला भी पार्ट, इस पार्ट में भी आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। ओके, तो पैसिफिक ओशन जो है वो दो नहीं है, एक ही है। ठीक है, वो ग्लोब को रोटेट करते हैं, उस कारण जो है हमें दो साइड पे ये दिखाया गया है। उसके बाद आप देखेंगे अटलांटिक ओशन। ओके, फिर आप देखेंगे इंडियन ओशन। ओके, और आर्कटिक ओशन, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे सदर्न ओशन। सदर्न ओशन को ही एंटार्क्टिक ओशन बताया गया है। ओके, तो ये हमने अभी पढ़ा 5 तरीके के ओशंस हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ओशंस हैं? पैसिफिक ओशन, और आप देखेंगे सबसे बड़ा जो ओशन जो होगा वो आपको पैसिफिक ओशन ही देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा ओशन। ओके, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन, उसके बाद आर्कटिक ओशन, फिर सदर्न ओशन। ओके, although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि 5 ओशंस हैं, और हमने मैप पे ये चीज़ भी देखी कि ये जो ओशंस हैं वो कनेक्टेड हैं, वो अलग अलग नहीं है। सारे ओशंस जो आप देखेंगे, आप कोई भी ओशंस जो है वो सेपरेट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये सारे जो ओशंस हैं ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द लाइन्स दैट डिवाइड दैम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशंस। जो लाइन जो डिवाइड हो कर रही है, आप देखेंगे जो लाइन जो है इस मैप पे जो दी गई है, आर नो मोर देन कन्वेंशंस, तो उनकी कोई ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्री, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है इसमें। ठीक है, सारे ही जो आप देखेंगे सारे ओशंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशंस। जो समुद्र का पानी जो है वो अलग अलग ओशन से आ रहा है। ठीक है, अलग अलग ओशन से पानी बहता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मैराइन लाइफ, तो आप देखेंगे इसमें विविध प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मैराइन क्या होता है? रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशंस एंड सीज, मतलब ऐसे जीव जंतु जो आपको समुद्र के अंदर और महासागर में देखने को मिलते हैं। वो प्लांट भी स्पीशीज़ हो सकते हैं, वो एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। तो मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी प्लांट की और एनिमल की स्पीशीज़ जो हैं वो इसके अंदर सर्वाइव करती हैं और मल्टीपल ओशंस में करती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही ओशंस में सर्वाइव कर सकती हैं। हो सकता है वो पैसिफिक ओशन में सर्वाइव करती हो और वो इंडियन में भी करती हूँ, ऐसा एक पर्टिकुलर ओशन में वो सर्वाइव नहीं करती हैं। वो किसी भी ओशन में, मतलब कि सब हो सकता है एक ही स्पीशीज़ हो वो 2-3 ओशन में सर्वाइव करती हो सकता है ऐसी भी स्पीशीज़ हो जो सिर्फ एक ही ओशन में सर्वाइव करती हो। तो ऐसा कोई भी मतलब पर्टिकुलर नहीं है किसी चीज़ के बारे में। द मैराइन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गाई एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। तो आप देखेंगे जो मैराइन जो है, मैराइन मीन्स क्या होता है? ऐसी मतलब कि स्पीशीज़ जो समुद्र के अंदर भी हैं और महासागर के अंदर भी हैं। तो फ्लोरा मीन्स होता है द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर रीजन में, इट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में और पीरियड ऑफ टाइम पे जो भी प्लांट के स्पीशीज़ है उसको हम फ्लोरा बोलते हैं, सर्वाइव कर रही है। ओके, तो जो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको एल्गाई बताया गया है। एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। द मैराइन फौना कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन्स, whales and countless mysterious deep sea creatures। तो इसमें बताया फौना मीन्स होता है एनिमल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कोई भी किसी भी एनिमल की क्या लाइफ है, क्या लाइफ स्पेन है और उस एरिया के अंदर, तो उसमें एनिमल्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। उसमें वो फिश भी हो सकते हैं, डॉल्फिन्स भी हो सकती हैं और वेल्स भी हो सकते हैं। ये एक मछलियों के प्रकार हैं। एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स, और इतने अनगिनत रहस्यमय छोटे छोटे जीव जंतु जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम द सन lit surface to the dark depth has its own diverse life form।
हर पार्ट जो है ओशन का आप देखेंगे, सूरज जहाँ पे सूरज की रोशनी जा रही है वहाँ से लेके उस एरिया तक जहाँ पे बहुत गहराई है, वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जा रही, उस एरिया में भी आपको अलग अलग जो है विविध प्रकार के लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। इट मीन्स आपको वहाँ पे प्लांट की स्पीशीज़, फ्लोरा की स्पीशीज़ भी मिलेंगी और फोना की स्पीशीज़ भी देखने को मिलेंगी। फोना मीन्स होता है एनिमल स्पीशीज़ और फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट के स्पीशीज़। तो ये आपको जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है ओशंस के अंदर, उस एरिया से लेके उसकी गहराई तक जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही, वहाँ भी आपको विविध प्रकार के जीव जंतुओं की लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अभी हम ये फिगर फिर से देख लेते हैं एक बार। फिगर 2.3, ए वर्ल्ड मैप शोइंग द 5 ओशंस, द कन्वेंशनल बाउंड्रीज एंड द कॉन्टिनेंट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, ये वर्ल्ड का मैप है जिसमें आपको 5 ओशंस दिखाए गए हैं और उनकी कन्वेंशनल बाउंड्रीज के साथ दिखाया गया है एंड द कॉन्टिनेंट्स। तो आप देखेंगे अभी हमने ओशंस को पढ़ा था, पैसिफिक ओशन देखा था, इस पर अटलांटिक ओशन देखा था और इंडियन ओशन देखा था, पैसिफिक ओशन देखा था और आर्कटिक ओशन देखा था, सदर्न ओशन देखा था। तो हमारे जो ओशंस हैं वो 5 हैं। ओके, अब हम इस पे कॉन्टिनेंट्स देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है। ओके, फर्स्ट आप देखेंगे, फर्स्ट आप जब देखेंगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा। ओके, ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर की लाइन है। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है हमारा, ये लैंड मास वाला एरिया है। ये है सदर्न अमेरिका, ये है अफ्रीका। यूरेशिया मीन्स यहाँ पे एशिया भी है जो कि इंडिया इसी हेमिस्फीयर में यहाँ आपको देखने को मिलेगा और यहीं पे यूरोप भी है। ओके, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अंटार्कटिका। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, तो ओशंस तो मैंने आपको अभी बताया ही था, तो उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उनको हम कर लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, लोकेट द 5 ओशंस। आपको 5 ओशंस बताने हैं इन द टेबल बिलो। 5 ओशंस आपको गिवन है। मार्क द हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर दे बिलोंग टू। आपको ये बताना है, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है कि जो ओशंस आपको गिवन है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे पैसिफिक ओशंस जो है वो किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। मैंने आपको बताया ये वाली लाइन जो है ये इक्वेटर है हमारा। ठीक है, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। ओके, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, ये इक्वेटर की लाइन है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे पैसिफिक ओशन जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आपको देखने को मिलेगा और ये पैसिफिक ओशन आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक ओशन। तो हमारा अटलांटिक ओशन किस हेमिस्फीयर में है, ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ओके, तो मैंने आपको बताया ये वाला जो पार्ट है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको। ओके, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है और ये वाली लाइन जो है वो इक्वेटर है। तो अभी हमने अटलांटिक ओशन हमारा कहाँ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो इसको भी टिक कर देते हैं, ये हमने टिक कर दिया। ओके, ये वाला भी टिक कर दिया। ऐसे ही अब हम इंडियन ओशन देखेंगे। इंडियन ओशन जो है वो किस हेमिस्फीयर में है, आप देखेंगे इंडियन ओशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो इसको भी हम टिक कर देते हैं। ओके, ऐसा है। अब हमारा लास्ट रह गया, सॉरी लास्ट नहीं है, सदर्न ओशन। सदर्न ओशन जो है वो आपको सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर में टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वो आपको सिर्फ, ये वाला ब्लैंक है हमारा, और आर्कटिक ओशन जो है वो सिर्फ आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। यहाँ पे कोई सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है हमारा। आर्कटिक ओशन सदर्न हेमिस्फीयर वाले एरिया में नहीं फैला हुआ है। ओके, It is visible on the map that the Pacific Ocean is the largest of all, followed by the Atlantic Ocean. तो हमने देखा मैप के अंदर कि जो
पैसिफिक ओशन जो है, जो पैसिफिक ओशन है ये सबसे बड़ा ओशन है, सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो पैसिफिक ओशन ही कवर कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़ा अगर ओशन पूछा जाएगा तो वो हमारा क्या है, सबसे लार्जेस्ट जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन ही है। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है अटलांटिक ओशन, ठीक है, जिस रीजन में फैला हुआ है। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है अटलांटिक ओशन। द इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, और जो इंडियन ओशन जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, ओके, थर्ड नंबर पे। वाइल द सदर्न ओशन इज़ द फोर्थ, लेकिन जो सदर्न ओशन है वो फोर्थ नंबर पे आता है। सदर्न ओशन हमारा कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। और द स्मॉलेस्ट वन इज़ द आर्कटिक ओशन, जो सबसे छोटा जो ओशन है, जो सबसे लास्ट में जो ओशन आता है वो है आर्कटिक ओशन। तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट नंबर पे जो है वो हमारा पैसिफिक ओशन है, ओके, और सेकंड नंबर पे जो है वो हमारा अटलांटिक ओशन है, थर्ड नंबर पे हमारा इंडियन ओशन है, और फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे तो हमारा सदर्न ओशन है, और जो फिफ्थ नंबर पे कौन सा ओशन है, हमारा आर्कटिक ओशन है, ओके। डोंट मिस आउट, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसको रीड कर लेते हैं हम लोग। एज द मैप ऑफ ओशंस मेक क्लियर, जैसे कि अभी हमने ओशंस का मैप देखा, द मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशंस आर एशिया टू द नॉर्थ। तो आपने देखा था इसमें जो इंडियन ओशन जो है वो एशिया वाले पार्ट में है और वो नॉर्थ साइड में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ अभी इसको, आप देखेंगे, ये आप समझ लीजिए इसको, ठीक है, ये समझ लीजिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ओके, तो नॉर्थ ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ओके, ये है हमारा साउथ। तो आप देखेंगे जो इंडियन ओशन जो है वो आपको एशिया से नॉर्थ में मिलेगा, ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वैसे ही आप देखेंगे अफ्रीका जो है वो आपको वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, दिस इज़ अफ्रीका, ओके। और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है वो ईस्ट पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ओके, दिस वन इज़ ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे ही आपको सदर्न ओशन जो है वो साउथ वाले एरिया में देखने को मिलेगा, कहाँ है, ये है हमारा सदर्न ओशन, ये कहाँ है, साउथ वाले एरिया के अंदर, ओके। तो ये आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ओके। ऑन आइदर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड टू पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशंस, और आप देखेंगे अभी एक मैप है जिसको हम अब देखने वाले हैं जो कि 2.4 है, इसमें आपको दोनों साइड जो है इंडियन ओशन के, ओके, वी फाइंड टू पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अरेबियन सी टू द वेस्ट, वेस्ट में आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, और बे ऑफ बंगाल जो है वो आपको ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ है, तो आप देखेंगे ये अरेबियन सी है, ये कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। अरेबियन सी के ठीक नीचे आपको लक्षद्वीप आइसलैंड्स देखने को मिलेंगे, और बे ऑफ बंगाल के नीचे आपको देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। द फिगर 2.4 ऑन द राइट, दैट दिस मैप ऑफ इंडिया इज द सेम एज फिगर 1.6 से मैच करती है ये, ठीक है। बट विद द एडिशन ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, इसमें आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है वो शो किया गया है। ऑल्सो मार्क और इंडियाज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स, और ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइसलैंड्स भी आपको इस मैप के अंदर शो किए गए हैं, ओके। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक है इसमें, ओशन एंड डिज़ास्टर। ओशंस क्या होते हैं और डिज़ास्टर्स। ओशन मीन्स महासागर, महासागर में आपको कभी कभी डिज़ास्टर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू मे हैव नोटिस्ड वाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब। जो पिक्चर हमने अभी अर्थ की देखी थी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था एक ग्लोब, एक पिक्चर जो हमने जो अभी देखी थी अर्थ की, तो उसमें हमने क्या नोटिस किया था, इसमें पूछा है। यू मे हैव नोटिस्ड वाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब, आपको वाइट कलर की कुछ शेप्स उसमें दिखाई दे रही होगी, थोड़ी सी पिक्चर जो है वो वाइट वाइट भी दिखाई दे रही होगी। डिड यू गेस व्हाट दे आर, क्या आपने
कभी समझा या अनुमान लगाइए क्या है जो वाइट कलर की जो शेप्स जो उसमें दिखाई दे रही हैं। दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स, वो क्या हैं, वो आपको बड़े बड़े क्या हैं, वो फॉग टाइप के जो वाइट कलर का जो है वो क्या है, बादल फैले हुए हैं, वो आपको बादल दिख रहे हैं, चारों तरफ क्या है, बादल फैले हुए हैं। सच क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन्स टू द कॉन्टिनेंट्स, और जब ये बादल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, जब बादल हैवी हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाती है, बारिश होती है। फॉर इंस्टेंस द मानसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट्स इन द ओशंस। तो आपको पता है जो समर जो है, हर समर सीजन में आप देखेंगे ओशन से जो क्या होता है, मानसून रेन जो है वो और उसकी शुरुआत हो जाती है ओशंस की वजह से ही। समर में ओशन से क्या होती है, मानसून रेन्स की शुरुआत होती है। विदाउट सच रेन्स आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर क्या होगा, जो फसलें हैं वो सूख जाएंगी, और क्या होगा, पानी भी उपलब्ध नहीं होगा, और उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारी लाइफ पे। तो रेन जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है हम सबकी लाइफ के अंदर। ओके, तो इसमें यही बोला है कि जब बादल जब बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो क्या होता है, फिर बारिश होती है। ओके, बट ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स। तो आप देखेंगे जब कोई चीज़ ज़्यादा भारी हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, कभी कभी ओशंस में क्या होती हैं, तूफान आने लगता है। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तूफान। ओके, वॉयलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग winds such as cyclones which can cause widespread damage to coastal regions of the world। तो ओशंस में क्या होती है, जब ओशंस में तूफान आ जाता है और बहुत वॉयलेंट इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़ी एक ख़तरनाक जो घटना जो घटती है ज़्यादा बारिश होने के कारण या तेज़ हवा होने के कारण, तो साइक्लोन आ जाता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। तो उससे क्या होता है, जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं तो उनकी जो भी उनके घर हैं या उनकी फील्ड्स हैं उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कोस्टल एरिया क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, ये वाला पार्ट जो है दिस इज़ कॉल्ड कोस्टल रीजन। ओके, सॉरी, ये है कोस्टल एरिया। ठीक है, ये इस वाले पार्ट पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसे ही एक तरीके की डिज़ास्टर है एक तरीके का, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ए सुनामी इज़ अनदर नेचुरल डिज़ास्टर्स दैट ओरिजिनेट इन द ओशंस। सुनामी जो है वो इसी तरीके का एक प्राकृतिक डिज़ास्टर है। ठीक है, और ये ओशन से ही शुरुआत होती है इसकी। इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। एकदम से अर्थक्वेक आया या प्लेट जब खिसक जाती है या वॉल्केनिक जो इरप्शन जो होता है उसके कारण क्या होता है, पानी जो है एकदम से, जब हवा भी तेज़ चल रही होती है तो पानी जो एकदम से शिफ्ट होता है स्पीड से, तो वो पानी इतनी तेज़ी से मूव करता है, जब वो मूव करता है तो जो सुनामी जो है वो पता नहीं है वो पानी कितनी दूर तक जाके गिरेगा। सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। और उसी वजह से उसी को सुनामी बोलते हैं। जो पानी जो है वो हवा के बहाव से कितनी दूर तक फैलेगा तो उसी को सुनामीज बोलते हैं। उससे क्या होता है, जो लोग कोस्टल एरियाज़ पे जिनके जो घर होते हैं, शहर बसे होते हैं, खेती बाड़ी होती है, जो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सब तबाह हो जाती है, वो सब डैमेज हो जाती है। ओके, जब हवा तेज़ चलती है तो फिर बारिश बहुत तेज़ बारिश होती है, उसके कारण साइक्लोन हो जाता है, तो आसपास की जो चीज़ें जो हैं वो सब बर्बाद कर देती है। जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो इसके कारण जो एक एरिया में जो पानी है वो बहुत हवा के कारण बहुत तेज़ी से दूसरे एरिया में आ जाता है, और इस वजह से क्या होता है, इस पानी जब बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे जब मूव करता है तो ये ओशन में भी क्या होता है,
तबाही आ जाती है, ओशन भी एक रौद्र रूप जो है वो धारण कर लेता है। और उससे जो लोग कोस्टल एरिया में रह रहे होते हैं तो उनके जो घर हैं, उनका जो शहर है, जो उनकी जो खेती बाड़ी है, सब कुछ बर्बाद कर देती है सुनामी। ठीक है, तो ये एक तरीके का नेचुरल डिज़ास्टर है सुनामी। ओके, ये ओशंस की वजह से ही ये ओशन से ही निकलती है। जब पानी का बहाव तेज़ हो जाता है किसी भूकंप के कारण या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, और या फिर आप समझ लो कि बहुत साइक्लोन आ जाता है ओशन के अंदर, बॉटम में ये चीज़ होती है। ठीक है, कोई प्लेट खिसक जाती है उसके कारण, या वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है और उसके कारण, तो पानी जो है उसका बहाव इतना तेज़ हो जाता है, हवा भी बहुत तेज़ होती है, तो ये पता नहीं होता कि ये कितनी दूर जाके जो है इसकी वेव जो है वो कितनी दूर जाएगी। ओके, इसी को सुनामी बोलते हैं। और जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनकी लाइफ जो है वो सब चीज़ें जो हैं उनकी वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और वहाँ से क्या होता है, उनकी लाइफ जो है वो उसको बहुत ज़्यादा, जो वहाँ लोग जो उस एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं तो उनकी जो चीज़ें होती हैं सब बर्बाद हो जाती हैं, बहुत बड़ी तबाही हो जाती है उस एरिया के अंदर, कुछ भी बचता नहीं है, सब तबाह हो जाता है। डोंट मिस आउट, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको हम रीड कर लेते हैं। On 26 December 2004, India and another 13 countries around the Indian Oceans were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. 26 December 2004, इंडिया और भी 13 कंट्रीज़ हैं जिनके आसपास आप देखेंगे इंडियन ओशन फैला हुआ है। तो इंडियन ओशन उसके आसपास है, तो ख़तरनाक जो सुनामी जो है वो आई थी, क्योंकि इंडोनेशिया जो एरिया है उसके आसपास क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, एक सुनामी आई थी इस एरिया के पास जहाँ पे इंडियन ओशन है। ओके, मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और इस वाले एरिया में जो लोग थे वहाँ पे जो 2 लाख लोग थे उन्होंने अपनी जान खो दी थी। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स सी फिगर 2.4 अबव एंड ऑल्सो द सबसेक्शन आइसलैंड फर्दर बिलो, जिसको कि अभी हमने देखा था, हमने आइसलैंड्स भी देखे थे और वो क्या कहते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी देखा था। तो उस एरिया की ये लोग बात कर रहे हैं। एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कोस्टल एरिया पे क्या आता है, तमिलनाडु है हमारा, केरला है, was severely affected and suffer much damage and loss of life। तो यहाँ पे बहुत जो भी लोग रहते थे उन सब की जान जो है वो मतलब कि चली गई थी और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था, जो इस वाले एरिया में जो लोग रह रहे थे। सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव, लेकिन जो ये इस तरीके की जो सुनामी जो है ये कभी कभी आती है लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होती है। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट, लेकिन अब जो है हम पता लगा सकते हैं कि कोस्ट के किनारे अगर कभी कोई सुनामी अगर आती है तो अब इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। मैनी कंट्रीज कोलेबरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। देयर इज़ इन पर्टिकुलर एन इंडियन ओशंस सुनामी वार्निंग सिस्टम टू विच मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूट। तो आप देखेंगे एक बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। और ये जो है इंडियन ओशन के आसपास सुनामी ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, तो इसीलिए सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है वो बनाया गया है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलके ये चीज़ बनाई है, जिसमें इंडिया ने भी अपना कंट्रीब्यूट किया है कि जो लोग इस वाले एरिया के जो आसपास रहते हैं तो उनकी हम लाइफ को सेव कर सकें, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको सेव कर सकें। तो उनके लिए ये जो है इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है इसीलिए बनाया गया है कि उनको आगाह करने के लिए, उनको पहले से बताने के लिए कि उनकी लाइफ जो है वो हम बचा सकें। ओके, तो ये जो है कदम उठाए जाएं जिससे कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको पहले से इन्फॉर्म हम कर दें ताकि हम उनकी जानें जो हैं वो बचा सकें। तो इसके लिए एक वार्निंग सिस्टम जो है वो बनाया गया है। Events that lead to loss of life and property are handled under disaster management।
तो ऐसी जो भी घटनाएं होती हैं, अगर उनकी जान, कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों के घर, जो भी प्रॉपर्टी, खेत, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इन सब का सारा जो, इन सब की जो देखभाल जो है, ये सारा जो इन सब का जो डाटा जो होता है, इसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो देखता है, वो सारा डाटा मेंटेन करके रखता है। ओके, वो लुकआउट करता है, वो चेक करता है कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहाँ रह रहे थे, कौन उसमें से बचा है, और किसकी कितनी प्रॉपर्टी, तो सारी डिटेल जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अपने पास रखता है। इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद ऑल काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स। तो इंडिया के अपने खुद का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि इस तरीके के जो डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि सुनामी हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर आप समझ लो अर्थक्वेक हो गया, तो ये सारे डिज़ास्टर से वो डील करते हैं। ठीक है, वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, और अच्छे से हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हमारा ये जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का, यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।